हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी टैप कर लीजिए। 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम इसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल सबका देखेंगे। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद 14 प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, रट जाएंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिस्टर फ्योल थे कौन, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आता है ये 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। आपको थोड़ा मिस्टर फ्योल के बारे में भी लिखना चाहिए वहाँ पे। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मिस्टर फ्योल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनकी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में ही गुजरा था। इनके लाइफ के लगभग 30 ईयर्स मैनेजमेंट में गुजरे थे, यानी 30 ईयर इन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट का काम किया था। और इनकी कंपनी एक बार डूबने वाली थी, लेकिन इन्होंने अच्छा मैनेजमेंट करके उस कंपनी को काफ़ी ऊपर उठा दिया था। 1916 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में इन्होंने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए थे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब ऐसे लॉज मैनेजमेंट के जिन्हें हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है। और अगर इन प्रिंसिपल्स को अवॉइड किया गया तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सो जो ट्रिक है हमारी, एक बच्चा अपने डैड से कहता है, डैड यू सी USSR। तो डैड रिप्लाई करते हैं ओ आई सी। तो यही है हमारी ट्रिक। अगर आपको इतना सेंटेंस याद हो गया, डैड यू सी USSR OIC, तो इससे आपको ये 13 प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे। और एक प्रिंसिपल आपको अपने माइंड में अलग से रखना पड़ेगा, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी ट्रिक नहीं है, बाकी 13 आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। सो फर्स्ट D का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, E का मतलब है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट D का मतलब है डिसिप्लिन, UC का मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट U का मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, S का मतलब है स्केलर चेन, नेक्स्ट S का मतलब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स, R का मतलब है रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आपको अलग से याद करना पड़ेगा। O का मतलब है ऑर्डर, I का मतलब है इनिशिएटिव, S का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, E का मतलब है इक्विटी एंड नेक्स्ट T का मतलब है स्पिरिट डी कॉप्स। सो ये हमारी ट्रिक थी। इस ट्रिक से आपको, अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको एक एक लेटर से सारे आप प्रिंसिपल को रिकॉल कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम को इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग बांट देना। जो जिस चीज़ में जितना एफिशिएंट है उसको वो काम दे देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कॉलेज में BCom डिपार्टमेंट है तो BCom में जितने भी टीचर होते हैं सबकी क्वालिफ़िकेशन लगभग सेम होती है। बट अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो हर टीचर की इफ़िशियंसी अलग होती है। कोई अकाउंट्स में बहुत अच्छा है तो कोई मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है तो कोई बिज़नेस कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है। अलग अलग सब्जेक्ट में सबकी इफ़िशियंसी होती है। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कि जिसको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आती है उसको हमने अकाउंट दे दिया पढ़ाने के लिए, जिसको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है उसको मैनेजमेंट दे दिया पढ़ाने के लिए, जिसको बिज़नेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आता है उसको बिज़नेस कम्युनिकेशन दे दिया पढ़ाने के लिए। तो हमने इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग काम को बांट दिया, ना कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा ले। क्योंकि इससे क्या होता कि कोई भी टीचर अच्छे से अपनी इफ़िशियंसी से उस काम को नहीं कर पाता, क्योंकि वो एफिशिएंट होता नहीं उसमें। लेकिन हमने पहले एफिशिएंसी चेक करी कि किस में एफिशिएंट है और फिर वो काम उसको दिया। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम काम को डिवाइड करें। प्लस डिवीज़न का ये भी एक फ़ायदा होता है कि अब जैसे हमने अकाउंट दे दिया एक टीचर को, तो अब उसको अंदर एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ गई कि हाँ, हमको अकाउंट मिला है पढ़ाने के लिए, तो हमको इस साल में पूरा अकाउंट का सिलेबस कंप्लीट कराना है और हर बच्चे को अच्छे से अकाउंट सिखानी है। तो एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ गई। अगर हम डिवाइड ना करते काम को तो एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग टीचर्स के अंदर नहीं आती। तो डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बी सक्सीड। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। मतलब जितनी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी को, जितना हमने काम दिया है, जितनी जिम्मेदारी दी है, उतनी हमको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक नौकरानी काम करती है, आपने उसको बोला कि जितनी अलमीरा है कमरों में तुमको क्लीन करनी है। बट आपने ये भी बोल दिया साथ में कि जब वहाँ पे कोई मौजूद हो तब तुमको क्लीन करनी है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि अगर वो अकेले में काम करेगी तो वो कुछ चुरा ना ले कहीं पे। तो आपको ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और अथॉरिटी नहीं मिलती, वो पहले तो फ्रस्ट्रेट फील करने लगता है, उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ कि जब आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे उसके ऊपर, तो वो आपके काम को अच्छे से क्यों करेगा। जब ट्रस्ट ही नहीं है हमारे ऊपर तो हम पूरा मन लगा के आपके काम को करेंगे ही नहीं।
इसीलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के जितने रूल्स हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, उनको सबको फॉलो करना चाहिए। जितनी पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सबको काम करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज़ को कोई वायलेट कर रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर सकता। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन हो या इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन हो। मतलब या तो ज़बरदस्ती उनसे डिसिप्लिन में उनको रखा जाए या तो वो खुद से डिसिप्लिन में रहे, बट डिसिप्लिन होना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि जो भी कमांड मिल रही है सबॉर्डिनेट्स को, में यूनिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे अकाउंट का टीचर है तो एचओडी ने आके बोला उससे कि आप अकाउंट्स पढ़ा दीजिएगा जाके। एचओडी ने आके उस अकाउंट्स के टीचर से बोला कि आप अकाउंट पढ़ा दीजिएगा, बट प्रिंसिपल आते हैं वो कहते हैं कि आप मैनेजमेंट पढ़ाइए। फिर कोई और आ जाता है वो कहता है आप बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाइए। तो यहाँ पे कमांड्स में यूनिटी नहीं है, क्योंकि एचओडी कुछ और बोल रहा है, प्रिंसिपल कुछ और बोल रहा है, और उसको टीचर जो है उसको तो प्रिंसिपल की भी माननी है, एचओडी की भी माननी है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और टीचर कायदे से काम नहीं कर पाएगा। पहले तो वो क्लियर करेगा मुझे पढ़ाना क्या है, उसके बाद ही वो स्टार्ट करेगा। सो इसीलिए कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। मतलब जो एचओडी बोल रहा है वही प्रिंसिपल बोले, या तो सिर्फ एचओडी को ही ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो ही डिसाइड करे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है किसको, कौन सा नहीं पढ़ाना है। यहाँ पे प्रिंसिपल को बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक ही पर्सन हमको रखना चाहिए जो सबको गाइड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देखिए राइट अप्रोच है कि एक पर्सन या इनको कमांड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दो पर्सन कमांड दे रहे हैं। ये भी कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है। अब जाहिर सी बात है दो पर्सन की बातें तो कुछ ना कुछ डिफ़र कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हमको आखिर करना क्या है। तो पहले तो वो अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे और वो फिर अब एफिशिएंटली काम भी नहीं कर पाएंगे। सो हमें हमेशा इस राइट अप्रोच को यूज़ करना चाहिए, यानी एक ही पर्सन कमांड दे क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही पर्सन के अंडर में या एक ही सुपरवाइज़र के अंडर में रह के काम करना चाहिए वर्कर्स को। यानी कि बहुत सारे सुपरवाइज़र हैं या 2-3 सुपरवाइज़र हैं, उनके अंडर में काम हो रहा है, तो एक कुछ और बता रहा है, एक कुछ और बता रहा है। एक ही प्लान बनना चाहिए वर्कर्स के लिए और एक ही मैनेजर के अंडर में रह के, एक ही सुपरवाइज़र के अंडर में रह के उन्हें काम करना चाहिए। One head, one plan for a group of activities with the same objective. All activities which have the same objective must be directed by one manager. यानी जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर हैं वो उन्हीं में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं उन्हीं के अंडर में रह के उनको काम करना चाहिए, ना कि कोई भी आके उनको इंस्ट्रक्शन दे दे। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल तभी हो सकता है जब वहाँ के वर्कर अपने ही मैनेजर के अंडर में रह के काम करें और उन्हीं के डायरेक्शन में आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर वर्कर का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का काम फ़ायदा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हमें उस पर्टिकुलर पर्सन के फ़ायदे को किनारे रख देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए टॉप पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन। फिर चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या कंपनी का ओनर ही क्यों ना हो, बट हमें इंडिविजुअल फ़ायदे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजर है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं और उन्हें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है। तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए उनका एक ब्रदर है जो रॉ मटेरियल सेल करता है, और रॉ मटेरियल के पास जो उनके पास बजट है वो है 1 लाख का। तो 1 लाख उनके पास है रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, और उनका जो ब्रदर है वो 19,000 में रॉ मटेरियल सेल कर रहा है। तो इसमें तो फ़ायदा है, बट कोई और पर्सन है जिससे कोई रिलेशन नहीं है किसी का, मतलब एक कोई दूसरा पर्सन है, वो 18,000 में रॉ मटेरियल सेल कर रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा, 80,000 में लेने का, ना कि 90,000 में लेने का। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे को टॉप पे रखते हुए जो 18,000 में दे रहा है उससे परचेज़ करना चाहिए, ना कि
अपने भाई से 90,000 में। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें नहीं ध्यान में रखना है या नहीं प्रायोरिटी देनी है, हमें प्रायोरिटी देनी है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट्स को। सो नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब ये होता है जो हम पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी पेइंग सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पेइंग सिस्टम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस ना हो और वर्कर्स का भी लॉस ना हो। ऑर्गेनाइजेशन को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं और हमारा लॉस हो रहा है, और वर्कर को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे होगा कि जितना कोई काम करे उतना ही उसे मिलना चाहिए, उसे थोड़ा ज़्यादा भले मिल जाए लेकिन उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो रेम्यूनरेशन सिस्टम अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा कमाने के लिए। तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और फ़ायदा किसको होना है, ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक पर्सन के पास पावर होती है सारी, और वही पर्सन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, डायरेक्शंस देता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर देते हैं, यानी हमने अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे पर्सन को दे दी कि आप ये काम कर सकते। जैसे मैंने चाबी का एग्जांपल दिया था कि अलमीराज की चाबी हमने दे दी उस पियन को कि भाई तुम्हें हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हम तुम्हें अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि ये चाबी ले लो, तुम अलमीरा खोल के साफ़ कर सकती हो। तो यहाँ पे ये एग्जांपल इसीलिए मैंने लिया था कि वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने सारी ही अथॉरिटी उसको दे दी, बट जितना ज़रूरी है जिससे वो उसके काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, उतनी अथॉरिटी हमने उसको देनी चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, मतलब कुछ पावर मेरे पास भी रहे, या ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास भी पावर है, मैनेजर जो है उसके पास पावर रहे, और साथ ही वो डेलीगेट भी करे पावर जितनी उसको ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि एक हिरार्की फॉलो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे टीम है मान लीजिए, तो टीम किसी सुपरवाइज़र के अंडर में रह के काम कर रही है, तो टीम को जो भी प्रॉब्लम है वो अपने सुपरवाइज़र से कहेगी जाके, ना कि वो सीधे एग्जीक्यूटिव के पास पहुंच जाएगी या टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएगी अपनी प्रॉब्लम को कहने के लिए। तो ये जो एक चेन है कि जैसे सुपरवाइज़र आया, उसका मिडिल लेवल मैनेजमेंट आया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो ये हिरार्की ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है। फॉर एग्जांपल ये आप डायग्राम देखिए, जैसे मान ली एफ़ है, एफ़ को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ऊपर जो ये बैठा है ए, इसके पास जाएगा अपनी प्रॉब्लम को कहने के लिए, ना कि वो सीधे जा ए के पास पहुंच जाएगा अपनी प्रॉब्लम लेके। तो ये एक स्केलर चेन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर फॉलो होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है राइट पीपल एट द राइट प्लेस, यानी हर सही बंदे को हमको सही जगह पे बैठाना चाहिए, ना कि किसी को कहीं भी बैठा दिया। जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है उसको प्रोडक्शन का काम देना चाहिए, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसको उस चीज़ का काम देना चाहिए, और जहाँ पे जिस मशीनरी का यूज़ हो हमको वहाँ पे उस मशीनरी को रखना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, एक अच्छा ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सके। ऑर्डर फॉर थिंग्स, यानी जो चीज़ों का ऑर्डर रहते हैं, मशीनरी एंड मटेरियल का जो ऑर्डर है उससे हम कहते हैं मटेरियल ऑर्डर, एंड जो लोगों का ऑर्डर है उसे हम कहते हैं सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होता है कि हमको सही लोग, जैसे मान लीजिए हमको टीम लीडर चुनना है, तो हमको पहले देखना होगा कौन टीम में सबसे ज़्यादा, कौन उन लोगों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, किसके अंदर करेज है, कौन अच्छे से काम को कर लेता है, कौन लोगों को गाइड कर लेता है, किसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, फिर हमको उसे लीडर चुनना चाहिए। तो एक ऑर्डर मेंटेन करके हमको चलना चाहिए ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज़ इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि हमें हर एम्प्लॉय को इक्वल मानना चाहिए, चाहे कोई मेरा रिलेटिव क्यों ना हो। बट हमें अगर मान ली कोई रिलेटिव भी है, कोई मैनेजर है उसका रिलेटिव है, तो उसको अपने रिलेटिव को भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, ताकि बाकी ये फील ना करें कि हमको इनसे कम समझा जा रहा है।
तो इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे एक ने छुट्टी मांगी आके उसको छुट्टी दे दी, दूसरे ने छुट्टी मांगी तो उसको छुट्टी नहीं दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, यानी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इक्वली ट्रीट करेंगे तभी एम्प्लॉयज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा, तभी वो मिलजुल कर काम करेंगे और तभी वो अनबायस्ड तरीके से काम करेंगे। वरना उनके अंदर अगर ये आ गया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, पर्सनल बातों को लीक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इक्विटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉई है उसको जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उसको ये जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमको कभी भी उठा के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये फीलिंग आती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, एफिशिएंसी उनकी घट जाती है। तो ये फीलिंग उनके अंदर नहीं आनी चाहिए। ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ को लाए, ऐसे प्रोग्राम्स चलाए कि एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन हो, एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग हो, ताकि वो अपनी एफिशिएंसी से, प्रोडक्टिविटी से काम को कर सकें। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये होता है किसी भी काम को आगे बढ़ के करना। फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी थे, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब गांधी जी ने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने किसी को देखा नहीं था, बल्कि उनका फर्स्ट स्टेप उन्होंने आगे बढ़ाया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में। लेकिन जब उनको देखा तो सब आगे बढ़े फिर कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है कि अपने देश के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो उन्होंने इनिशिएट किया और उनको देख के सब उनके आगे बढ़े। तो इनिशिएटिव का मतलब ये होता है किसी भी अच्छे काम को पहले करना, और ये कोई तभी करेगा जब उसे मैनेजमेंट की से छूट मिल रही हो। मान लीजिए मेरे माइंड में कोई नया आइडिया आया कि आज इस काम को ऐसे करते हैं तो ये और अच्छे तरीके से हो जाएगा, आइडिया आया माइंड में। बट अगर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है तो मेरे मन में डर होगा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कहीं मुझे यहाँ से निकाल ना दिया जाए या मुझे पनिश ना किया जाए, तो मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं। हो सकता है वो आइडिया बहुत अच्छा हो और ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए उस आइडिया से, बट डर के मारे मैं वो आइडिया अपना इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा कि कहीं मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। बट मैनेजमेंट अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, मैनेजमेंट आपको छूट देता है कि अगर आपको अच्छे आइडियाज़ हैं आपके पास तो आप अपने आइडिया शेयर करिए, उनको इम्प्लीमेंट करिए, तो मैं इनिशिएट करूँगा। तो मैनेजमेंट को इनिशिएटिव को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप का मतलब होता है टीम स्पिरिट। हमें टीम स्पिरिट जगानी चाहिए, मतलब लोगों के अंदर एक जो प्रेम भाव है उसको जगाना चाहिए ताकि वो मिलजुल कर काम कर सकें, उनके अंदर एक यूनिटी बनी रहे और वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, क्योंकि सिर्फ इन सबसे फ़ायदा किसका होगा आगे चल के? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही हमेशा टॉप पे होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक